नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल राग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 7 चैप्टर सुरक्षा के अर्थ को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब सुरक्षा का क्या मतलब होता है। फिर सुरक्षा को हमने उसको वर्गीकृत किया था, मतलब 2 भागों में बांटा था, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। फिर हमने बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और उसके उपायों को भी देखा था। फिर हमने इसके साथ ही देखा था कि शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, और ये एग्जाम में बहुत आता है। अगर आपने ये नहीं देखा है ये वीडियो, तो प्लीज़ लास्ट वीडियो आप देख लेना, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो शक्ति संतुलन हमने देखा था। फिर देखा था कि आंतरिक सुरक्षा के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यानी किस तरह हम किसी देश का आंतरिक सुरक्षा कर सकते हैं। और फिर हमने उसी के उपायों में आगे पढ़ा था कि हमें हिंसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए, युद्ध नीति के बारे में देखा था। और युद्ध जो होना चाहिए वो हमेशा न्याय युद्ध होना चाहिए, मतलब आप उतनी ही सेना का यूज़ करो जितना क्या हो आपके आत्मरक्षा के लिए काफ़ी हो, या फिर निहत्थे विमुख शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, या फिर बल उपयोग तभी करना चाहिए जब क्या हो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम इसी के उपाय का लेकिन देशों के बीच सहयोग से देखेंगे, यानी सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, लेकिन किस तरह देशों के बीच में सहयोग स्थापित करके हम इसे सुरक्षा देंगे, ये हम देखेंगे। तो आप देखो, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बढ़ाना। अगर आप देखो, निशस्त्रीकरण मतलब होता है क्या कि शस्त्रों का निर्माण नहीं करना, उसका उत्पादन नहीं करना। और अस्त्र नियंत्रण मतलब होता है अगर उसका उत्पादन हो भी गया तो हम क्या करेंगे, उसका यूज़ लिमिट से करेंगे। मतलब अगर शस्त्र बन गया, हथियार बन गया, तो हम उसका यूज़ बिल्कुल सावधानी पूर्वक करेंगे। अब ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी मिसाइलें हैं, परमाणु मिसाइलें हैं, तो आप क्या करो, कोई भी युद्ध में उसका यूज़ कर लो, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, विश्वास बढ़ाना चाहिए और हथियारों का नियंत्रण कम करना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि हथियारों के नियंत्रण से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें इसका यूज़ भी अगर करना चाहिए तो बिल्कुल नियमित सावधानीपूर्वक और बहुत ही थोड़े मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखो, एक इसी को लेकर एक संधि की गई थी, एक समझौता हुआ था 1972 में, BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसमें क्या किया गया था, जो जैविक जो युद्ध होते हैं ना, मतलब जैविक युद्ध, मैं पहले आपको बता दूं, उसमें ऐसे जीवाणु विषाणु का यूज़ किया जाता है जो क्या करे, आदमी या जानवर को मारने के लिए काफ़ी हो। तो ये इसको रोक लगाने के लिए 1972 में एक संधि की गई थी। और इसी तरह केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भी किया गया था, जो कि 1992 में। और इसमें क्या है, रासायनिक जो युद्ध होता है उसको रोकने के लिए ये एक संधि की गई थी। तो आपको डेट याद रखना, आप देख लो दोनों के बीच में 20 साल का गैप है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था, और 1972 सॉरी, ठीक है, और 1992 में क्या हुआ था, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। फिर आप देखो, BWC जो है उसमें 155 देश हैं। मतलब ये जो संधि हुई है, ये जो समझौता है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया, यानी 155, मतलब इतना देशों ने इसे समर्थन दिया और ये इस चीज़ को मानते हैं। फिर आप देख लो, जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसमें 181 यानी 181 देश ने इसमें क्या किया, हस्ताक्षर किया है, इस संधि पे हस्ताक्षर किया है। फिर हम बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि। मतलब क्या है, अगर परमाणु मिसाइलें जो बन गई है उसको क्या करना चाहिए, हमें अप्रसार, मतलब जितनी बन गई उतनी ही पे रहनी चाहिए, अब हम इसका और निर्माण नहीं करेंगे, इसलिए ये संधि की गई थी। क्योंकि आप देखो, जो परमाणु मिसाइलें होती हैं इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। आप देखो, अभी तक विश्व में मात्र 2 ही जगह इसका यूज़ किया गया है, जो कि जापान पे अमेरिका ने गिराया था। और आपको पता है कि इसमें कितना ज़्यादा हानि हुआ था, मतलब आज तक क्या है, जापान इसको भुगत रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसलिए ये संधि की गई थी।
सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की बात हम करते हैं, यानी पारंपरिक धारणा में हमने देख लिया कि बाहरी सुरक्षा के उपाय, आंतरिक सुरक्षा के उपाय। तो हम अब इसके दूसरे जो टाइप है इसका, अपारंपरिक धारणा, इसको हम पढ़ेंगे। देखो, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में केवल सैन्य खतरों को नहीं, बल्कि इसमें मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है। मतलब आप देखो, हमने पारंपरिक खतरे में क्या पढ़ा था कि किस तरह मतलब युद्ध होता है, बाहरी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के बारे में हमने बात किया था। फिर आंतरिक सुरक्षा मतलब जो अलगाववाद हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, इन सबको रोकने के बारे में बात किया था। और हमने उससे कहा, उसमें क्या किया था, सैन्य खतरे को बहुत खतरा हमने माना था, क्योंकि आप देखो कोई भी युद्ध होता है तो वो सैनिक द्वारा होता है। तो ऐसे में हमने इससे पारंपरिक खतरों में क्या किया था, सैन्य खतरों को बहुत बड़ा खतरा माना था। लेकिन जब हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की बात करेंगे ना, तो इसमें हम सैन्य खतरा को नहीं देखते हैं। मतलब सिर्फ हम देश का या फिर एक राष्ट्र का या राज्य का, मतलब हम इसकी सुरक्षा की बात नहीं करते। हम बात करेंगे मानव सुरक्षा की, यानी मानव का जो अस्तित्व है उसकी सुरक्षा की हम बात करेंगे, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। आप देखो, इससे भी क्या है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, जैसे हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारी, आपदाएं। आप देखो अभी भी महामारी आई हुई है, कोरोना वायरस, तो आप देखो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। या फिर अकाल अगर पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, या फिर आप देखो ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, उसमें भी हरास हो रहा है। तो ये सब क्या है, मेन हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है सुरक्षा के लिए। क्योंकि आप देखो, अगर युद्ध नहीं भी हुआ, अगर ये सब प्राकृतिक आपदाएं आए, तो इस पे हम लोग का वश नहीं चल सकता, इसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते। तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे खतरों पर ध्यान देना चाहिए जो क्या हो, नहीं आए। क्योंकि अगर ये आ गया ना, तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे। अगर मान लो युद्ध हो जाता है, तो हमारे पास है कैपेसिटी, हम क्या कर सकते हैं कि युद्ध को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, या फिर युद्ध कर भी सकते हैं, ठीक है, और जीत भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके बीच युद्ध नहीं होगा। आपको अगर इस तरह की आपदाएं आती है, इस तरह का खतरा आता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो प्राकृतिक चाहेगी वही होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे खतरों से बचना चाहिए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आतंकवाद हो गया, बीमारियां हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और खतरे के स्रोत को अगर हम देखें, तो आप देखो निर्धनता, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। ये देखो आपको दिखता नहीं है, ये इंटरनल तरीके से क्या करता है, किसी भी देश को, किसी भी अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो उसे धीरे धीरे खोखला करने का काम ये सब खतरा करता है। तो सैन्य खतरों से ज़्यादा खतरनाक हमें इसे मानना चाहिए। या फिर प्रदूषण हो गया, शरणार्थियों की समस्या। आपने देखा था कि बांग्लादेश से क्या किए थे, 80 लाख शरणार्थी भारत में शरण ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब बांग्लादेश बन भी गया, फिर भी बहुत सारे लोग क्या है, यहीं पे बस गए। अब ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ तो हमारे यहाँ वैसे भी पहले बहुत जनसंख्या थी, और उस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, ठीक है, मान लो इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, अब क्या हो, बाहर से भी लोग आए और यहाँ पे रह जाए। लेकिन अब देखो एरिया तो इतना ही है ना, उसमें ज़्यादा लोग रहेंगे, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर देखो जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो जिस तरह अगर पॉपुलेशन पर नियंत्रण नहीं करेंगे ना, तो क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता ही जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आप देखो पृथ्वी का जो एरिया है, मान लो इतना ही एरिया जिस पे मानव रह सकता है, तो हम इसमें इतना लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पृथ्वी तो बढ़ने वाला है नहीं इन फ्यूचर कभी भी, लेकिन अगर हम जनसंख्या को बहुत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनके लिए ज़मीन की कमी हो जाएगी, खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी, पीने योग्य पानी की कमी हो जाएगी। तो जनसंख्या बहुत ही बड़ा समस्या है। फिर आतंकवाद, इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे अगर मान लो युद्ध होता है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ, तो हमारे युद्ध का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर भारत जीता तो इसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, पाकिस्तान जीता तो उसके लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये जो आतंकवादी होते हैं ना, इनका कोई उद्देश्य नहीं, ये अपने लिए नहीं सोचते। इनका बस एक ही मकसद होता है कि विश्व में कैसे भी क्या करे, अपना डर बनाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं सभी को परेशान करना इनका मेन उद्देश्य होता है, और कोई काम नहीं करते हैं ये। फिर महामारियाँ, ये आप देख लो, ये जो वायरस हो गया, महामारी हो गई, कोई बीमारी हो गई, ये सब हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत ही हद तक नुकसान पहुंचा देता है। अभी आप देखो अमेरिका क्या है,
हमने पढ़ा है अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, ये वो, उसकी रक्षा बजट, मतलब हमने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन आप देखो अभी आप अमेरिका की स्थिति भी देख रहे हो, तो किस तरह एक अदृश्य बीमारी, आप देख लो अदृश्य सैनिक भी आप इसे कह सकते हो। मतलब क्या है, ये दिख रहा है क्या वायरस नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो वो अमेरिका को किस तरह खोखला कर दिया, घुटनों पर ला दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। फिर आप देखो ग्लोबल वार्मिंग, आपदाएं, अगर भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, इस तरह भी कोई आपदाएं आती है तो ये भी क्या होती, बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं अप्रवासी। देखो अप्रवासी ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं। मतलब आप देखो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि अपने ही देश में तो रहते हैं, मतलब उनका परिवार यहीं रहता है, लेकिन वो कहीं विदेश में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये क्या कहलाएंगे, अप्रवासी कहलाएंगे। जैसे सऊदी अरब, नेपाल, यहाँ वहाँ, मतलब बहुत सारे देशों में भारत के लोग जाते हैं, या फिर अलग अलग देशों से भी लोग क्या होते हैं अलग अलग देशों पे जाते हैं। तो जो अपना देश छोड़कर दूसरे जगह पर, और खुद की मर्जी से, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे हमने क्या पढ़ा था आज़ादी के वक्त, जो जब पाकिस्तान बना था तो मुसलमानों को क्या किया गया था, ज़बरदस्ती वहाँ पे भेजा गया था, और उस क्षेत्र से हिंदुओं को यहाँ भेजा गया था। तो वहाँ पे क्या था, ज़बरदस्ती था। लेकिन यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होता, वो अपनी मर्जी से, अपने निजी हित के लिए, ठीक है, अपने खास हित के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने जॉब के लिए ये क्या करते हैं, देश को छोड़ते हैं। तो ये अप्रवासी कहलाएंगे। और ये एग्जाम में आता है, अप्रवासी, शरणार्थी, ये सब आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि ये किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर वही हम बात करते हैं शरणार्थी की। तो ये क्या होते हैं, जो लोग मजबूरी से देश छोड़ते हैं। मतलब क्या है कि जो लोग मजबूरी से देश छोड़ते हैं ना, जैसे युद्ध हो गया या फिर राजनीतिक संकट हो गया। जैसे हमने पढ़ा था बांग्लादेश के बारे में कि वहाँ से 80 लाख सैनिक लोग क्या किए थे, भारत आए थे, सैनिक नहीं लोग आए थे वहाँ से 80 लाख लोग। तो अब आप देखो कि ये क्या है कि किस डर से आए थे, ये मजबूरी में आए थे, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक संकट आ गया था, युद्ध की स्थिति बन रही थी, इस कारण वो यहाँ आ गए थे। या फिर हो सकता है कई बार आपदा के कारण भी लोग एक दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, शरणार्थी कहलाएंगे। तो अब आपको अंतर पता चल गया अप्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर होता है। अब देखिए आंतरिक रूप से विस्थापित जन, मतलब क्या होता है, जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं लेकिन देश की सीमा के भीतर है। मतलब कई बार आपने देखा होगा, जैसे हो गया ना, दिल्ली के लोग क्या किए, मान लो चले गए साउथ साइड में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, ठीक है, उस साइड बस गए, या फिर बंगाल के लोग क्या गए, महाराष्ट्र में जाके बस गए। तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, जो आंतरिक रूप से विस्थापित देश में नहीं कहेंगे, लेकिन जो रहते तो देश में ही है, मान लो वो यहाँ पे पहले रहते थे, अब देश के अंदर ये सीमा क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ के बदले यहाँ के रहेंगे। तो ये क्या होंगे, हमारे आंतरिक रूप से विस्थापित जन इन्हें हम कहेंगे। तो ये आपको तीनों में अंतर पूछा जा सकता है, या फिर तीनों का डिफिनीशन पूछा जा सकता है। तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो पॉज करके फिर से देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सहयोग मूलक सुरक्षा। अब आप देखो कि सहयोग मूलक सुरक्षा हम किसे कहते हैं। आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरों को देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप भी देख लो, हमारे जीवन में क्या है, बहुत सारे खतरे हैं, और इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की ज़रूरत है। और बिल्कुल सही बात है कि आपसी सहयोग अगर नहीं होगा ना, तो आप किसी भी खतरे से नहीं बच सकते हो। अभी भी आप देख लो जो स्थिति है, फिर भी क्या हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, सहयोग है। तो इसी सहयोग को क्या होना चाहिए, किसी भी अगर खतरे से हमें बचना है तो ये सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, और हमें रखना ही पड़ता है और रखना चाहिए भी। हर खतरे को सैनिक बल से नहीं टाल सकते। जैसे अभी आप देख लो, ये जो खतरा है, क्या आप सैनिक बल से इसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, ये तो दिखेगा ही नहीं, ये हमारा अदृश्य शत्रु है। तो ये क्या होंगे कि यहाँ पे सैनिक काम नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारा सहयोग काम आ रहा है। अब अभी देख लो देश में क्या है, ऐसी स्थिति है, फिर भी लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कि खतरा तो है, लेकिन कुछ परसेंटेज उसका कम हो जाता है। मानव जनित आपदा भले ही टाला जा सके, पर गरीबी, तेल, धातु, अप्रवासी, शरणार्थी, महामारी, इन समस्याओं का हल सैन्य बल पर नहीं कर सकते। मतलब आप देख लो, इस तरह की जो समस्या होती है ना, जैसे मानव जनित आपदा, मान लो आतंकवाद हो गया, ठीक है,
सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो ऐसे में आप क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। या फिर गरीबी है, अब गरीबी के लिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सैन्य बल का क्या यूज़ करोगे, कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे। अब मान लो तेल संसाधन मैंने इसलिए लिखा है, क्या हो जाता है कई बार तेल के कारण तेल की कमी हो जाती है, किल्लत पड़ जाती है, ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह ईरान ने क्या किया था, तेल का जब निर्यात करना छोड़ दिया था तो कैसी स्थिति हो गई थी, तो ये समस्या बन जाती है। या फिर धातु, अगर किसी भी तरह का धातु का आयात निर्यात रुक जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। फिर अप्रवासी, अप्रवासी भी मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, शरणार्थी भी क्लियर कर दिया, महामारी तो अभी तो ये मुझे नहीं लगता कि फिर से क्लियर करना होगा। अभी तो आप लोगों का आंखों देखा हाल है, आप सब जान रहे हो महामारी क्या होती है, उसका कितना बड़ा साइड इफेक्ट होता है, देशों को किस तरह वो अंदर से बिल्कुल क्या करती है, तोड़ देती है। तो ये हमने पढ़ लिया। कई बार सैन्य बल प्रयोग से मामला बिगड़ जाता है, ये मामला है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आप सैन्य बल यूज़ भी करते हो ना तो क्या करेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। मतलब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कोई आपके पास उपाय नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही सावधानी से और आपसी सहयोग से ही आप वो काम कर पाओगे। आप देखो, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रणनीति तैयार करनी चाहिए। अभी भी क्या है, ऐसे सहयोग की स्थिति आपको दिख रही है। सहयोग द्विपक्षीय, महादेशीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर हो सकता है। अगर सहयोग करना, जैसे अभी आप देख लो, ये विश्वव्यापी समस्या है, ये कोरोना वायरस से, आप देखो ये चैप्टर है ना सुरक्षा के अर्थ, आप कोरोना वायरस से भी इसके बहुत सारे टॉपिक को आप समझ सकते हो, क्योंकि ये क्या आप आँख से देख रहे हो कि ऐसे में कौन सी स्थिति पैदा हो रही है, कैसी समस्या आ रही है, तो ये सब आप समझ रहे हो। देखो, सहयोग क्या होता है, द्विपक्षीय होता है। अगर कोई छोटी सी समस्या हो गई, ठीक है, अगर दो देशों के बीच विवाद हो गया तो वहां पे सहयोग कहाँ होगा, दो देशों के बीच होगा। ये दोनों आपस में अगर मिल जाए तो क्या होगा, कुछ मतलब हानि को रोका जा सकता है। या फिर महादेश, ये हमने पढ़ा, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, मतलब ऐसे महादेश इसे कहते हैं जिसमें क्या बहुत सारे देश शामिल होते हैं। तो अगर एशिया में कोई महादेश, मतलब एशिया में अगर कुछ ऐसा स्थिति आ गए तो यहाँ पे बहुत सारे देश है, तो ये आपसी सहयोग से इसे टाल सकते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे टाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, समस्या इतनी बड़ी होती है कि हमें उसको वैश्विक स्तर पर करना सकता, उस पर क्या करना होता है, वैश्विक स्तर पर कार्य करना पड़ता है। मतलब आप देखो, समस्या इतनी बड़ी होती है कि आप 1 2 40 50 देश मिलकर उस पर काबू नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में पूरे विश्व की आवश्यकता पड़ती है, पूरे विश्व की एकता की आवश्यकता पड़ती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति किस प्रकार की, मैंने अभी आपको बताया। मतलब क्या है कि आप तभी तो उससे सुरक्षा करोगे जब आपको पता होगा कि खतरा क्या है, कितना ज़्यादा है। अब पता चले कि खतरा इतना सा ही, आप इतना ज़्यादा तैयारी कर लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा खतरा है, आप क्या कर लो, इतू सा तैयारी करो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसा खतरा है उसके अनुसार आपको सुरक्षा करना होगा, या फिर मतलब जो सहयोग है वो करना होगा। आप देखो, सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा, इसके अलावा भी क्या है, जैसे ये सुरक्षा तो है, इसके साथ ही अगर समस्या होती है तो आप देखो और कौन कौन इसमें साथ देते हैं। जैसे यूएनओ, यूएनओ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, हमने पढ़ा था, इसके बारे में एक चैप्टर ही हमने पढ़ा है, तो ये आपको क्लियर है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है कोरोना वायरस में। फिर WB, IMF, NGO, ये सब क्या है, एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो कि क्या करती है, कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरत को क्या करती है, पूरा करती है। या फिर मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, मतलब कई बार क्या होता है, समस्या को मतलब समस्या से बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कई लोग भी सामने आते हैं। जैसे मदर टेरेसा के बारे में हमने पढ़ा, इन्होंने कैसे मतलब जो पेशेंट होते हैं उनका कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट किया, किस तरह उसको सुरक्षित किया, तो ये सब। या फिर नेल्सन मंडेला, मतलब ऐसे लोग भी क्या होते हैं कि अपने भाव से, अपने काम से क्या करते हैं कि सहयोग पैदा करते हैं। फिर सहयोगात्मक मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जाता है। और फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, मतलब ये सब करने के बावजूद भी आप सुरक्षित नहीं हो, तब लास्ट आपका ऑप्शन क्या होता है, बल प्रयोग। लेकिन बल प्रयोग आप सब जगह नहीं कर सकते हो, ये आपके खतरे के हिसाब से निर्भर करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था
वहाँ पर बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जहाँ सरकार अपनी ही जनता को मार डाले। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई बार सैनिक तंत्र आ गया, राजतंत्र आ गया, निरंकुश शासन आ गया। मतलब क्या, राजा जहाँ की बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो, वो जनता पर क्या करे, ज़बरदस्ती जनता को मारने लगे, उसे बहुत दुख दे, तो ऐसे में क्या होता है, बल प्रयोग की अनुमति दी जाती है। अब हम बात करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह हम सुरक्षा कर सकते हैं। अब देखो, भारत की सुरक्षा के 4 महत्वपूर्ण रणनीति। देखो अब देखो, रणनीति मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ों की एक रणनीति तैयार करते हो। मतलब पहले आप टारगेट लेते हो कि इस तरह हमें काम करना है। तो भारत का सुरक्षा जो है ना, उसको देखो क्या क्या किया गया है, क्या क्या टारगेट है। अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करते हैं, क्योंकि सैनिक शक्ति मजबूत होगी तब क्या होगा, हम देश को मजबूत मानेंगे। नहीं तो मान लो अगर आपकी सैनिक शक्ति ही अच्छी नहीं होगी तो कोई भी आप पे क्या कर सकता है, आक्रमण कर लेगा, और बहुत ही आसानी से आप क्या हो सकते हो, किसी के भी अंदर चले जा सकते हो, उपनिवेश बन जाओगे। तो ये सैन्य क्षमता हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब जिस तरह हमने पढ़ा यूएनओ है, तो ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है ना, उसमें हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये क्या होगा कि इससे हम मजबूत हो जाएंगे और हमारे सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। फिर अंदरूनी समस्या से निपटना, और बाहरी सुरक्षा से भी ज़्यादा है आपको कि अंदरूनी सुरक्षा से आप निपट जाओ। मतलब अगर कोई राज्य में विवाद है, किसी भी बातों को लेकर किसी भी क्षेत्र में कुछ भी विवाद है, तो आप क्या करो, उसको पहले खत्म करो। क्योंकि देखो, आप बाहर सुरक्षा क्या करेगा, सैनिक कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा होती है ना, वो देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये जो इंटरनल चीज़ होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया, जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना, इंटरनल जो होता है, जो आपको दिखता नहीं, जैसे गरीबी हो गया, महामारी हो गई, तो ये सब आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या ये आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये जो सैनिक हमला होता है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक ये साबित होता है। तो ऐसी जो समस्या होती है ना, इसकी समस्या को निपटाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। सामाजिक और आर्थिक विकास करना, क्योंकि अगर आप विकसित रहोगे तो क्या हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप रोक सकते हो, जो आपके कंट्रोल में रहेगा, तो ये आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। अब देखिए, हम बात करते हैं अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। ठीक है, हमने तो आपको बता दिया 4 रणनीति के बारे में कि ये करना है। अब आप पूछोगे कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे अब डिटेल में देखो। भारत की पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों तरह से खतरों का, एक मिनट, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। मतलब हमें क्या करना होता है, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, या फिर महामारी, आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इससे जितनी भी समस्या हमें क्या करना पड़ता है, सभी को झेलना पड़ता है। और ये जो समस्या है वो सीमा रेखा के अंदर भी है और बाहर भी है। मतलब क्या है, ये सभी जगह है। जैसे आप देख लो, हम युद्ध की बात करते हैं तो भारत पाक युद्ध की बात करें तो आप देख लो, फर्स्ट जो हुआ था आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था, 1947 के बाद 48 तक, मतलब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो इसी वक्त एक युद्ध हो गया था। फिर आप देखो, जो दूसरा युद्ध था वो 65 में हुआ था, 1965 में। फिर जो तीसरा युद्ध है ये बांग्लादेश के कारण हुआ था 1971, और ये जो 65 में हुआ था ये पाकिस्तानी आक्रमण के कारण हुआ था। मतलब पाकिस्तानों ने इसकी क्या की थी, पहल की थी। और फिर 1999 यानी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये आप देख लो कि किस तरह युद्ध हुआ। अब हम बात करते भारत चीन युद्ध की, तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, और ये भी क्या था, तिब्बत को लेकर हुआ था। तो ये सब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो ये मैं अब यहाँ पे नहीं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप पहले वाले वीडियो देख लेना, अगर देखे हो तो अच्छी बात है। अब देखो, परमाणु परीक्षण। फिर क्या, हमने अगर परमाणु परीक्षण की बात करें तो हमने क्या है, 2 परमाणु परीक्षण अभी तक किया है। पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। और अगर मैं बताऊँ कि 1998 में हमने कहाँ पर किया था, तो ये देख लो, पोखरण में किया था। ठीक है, पोखरण, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है पोखरण। तो वहाँ पे हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था। और ये जो परमाणु परीक्षण है ना, हमने 1998 में किया, और ठीक इसी के बाद 1998 में ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया था, जो कहाँ पे था, चगाई की पहाड़ियों पर था। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, चगाई की पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किया गया था पाकिस्तान द्वारा, हमारे दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद।
अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, हमने पहले में क्या पढ़ा था कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, ये हमारी पहली रणनीति थी। तो हम इस तरह क्या करेंगे, सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे। अब देखो, हमारा इतना युद्ध हुआ है सैनिक इससे, और इससे ज़्यादा अभी तक युद्ध नहीं हुआ, जबकि बहुत ज़्यादा हमारा क्या हुआ है, आज़ादी का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी हमने क्या किया, अभी तक टोटल मात्र 5 युद्ध किया, जिसमें से 4 पाकिस्तान के साथ, 1 चाइना के साथ। तो ये क्या है कि हमें इस तरह के खतरों से बचना चाहिए, और सैन्य क्षमता को मजबूत करने से क्या होगा कि ऐसे हम क्या करेंगे कि युद्ध से बचेंगे। फिर आप देखो, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना, फिर हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था को मजबूत करना। ये हम कैसे करेंगे, आप देखो, भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। हमने पढ़ा था जब क्या हुआ था, विश्व 2 हिस्सों में बट रही थी, तो हमने क्या किया था, गुटनिरपेक्ष अपनाया था। मतलब हमने सोवियत संघ या अमेरिका के साथ नहीं दिया था, हमने क्या किया था, एक अलग ही गुट बनाया था और दोनों से अलग रहने का फैसला किया था और गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। और अगर मैं बात करूँ किसकी स्थापना किसने की थी, तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो ने की थी 1956 में। ये सब आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यूएनओ का सम्मान किया, हमने क्या किया, यूएनओ का सम्मान किया। मतलब यूएनओ का अगर कोई भी फैसला आता है ना, हमने आपको बताया था कि अमेरिका क्या करता है, इसकी बहुत सारी जो फैसले होते हैं उसको अनदेखा कर देता है अमेरिका, लेकिन भारत ने इसके एक भी फैसले को अनदेखा नहीं किया है और इसे अंतिम पंच मानते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, गार्जियन, जैसे फैमिली में कैसे होते हैं, अगर बच्चे क्या होते हैं, गार्जियन का, पेरेंट्स का बात मानते हैं, और लास्ट फैसला किन का होता है, घर के बड़ों का होता है। तो हमने भी क्या किया, यूएनओ को ऐसी ही क्या किया, सम्मान प्रदान किया है। तो हमने क्या किया, यूएनओ को अंतिम पंच माना है। नेहरू जी ने एशिया एकता पर बल दिया, और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया, एशिया एकता पर बहुत बल दिया था। एशिया एकता मतलब जो एशिया में शामिल देश है, हमने आपको बताया था लास्ट ही चैप्टर में कि एशिया, दक्षिण एशिया में जो शामिल देश है, उन्होंने साफ्टा, सार्क, ये सब पे नेहरू जी ने बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। तो ये हम पढ़ रहे हैं। फिर देखो, औपनिवेशिक का खुलकर विरोध किया। देखो, उपनिवेशवाद का हमने खुलकर विरोध किया, ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, कोई बड़े जो राज्य होते हैं, बड़े राष्ट्र होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे राष्ट्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं और इसको अपने अंडर में ले लेते हैं, और ये जो कहेंगे ये वही काम करेगा। मतलब जैसे हमने क्या किया था कि उस उपनिवेशवाद को मतलब हमें उपनिवेश बना लिया गया था, किसका, तो इंग्लैंड का। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से ही इसका विरोध किया है, औपनिवेशीकरण का, कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अंदरूनी समस्या से निपटना, ये हमारा तीसरा रणनीति है। देखो, देश के अंदर की समस्या बाहर की समस्या से बड़ी होती है, मैं तब से आपको बता रही हूँ। जैसे कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम के उग्रवादी समूह, ये आपको जब मैं सेकेंड बुक का पढ़ाऊंगी ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप याद करते जाओ। साथ ही अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता, गृह युद्ध, सांप्रदायिकता, आंदोलन, नक्सलवाद, ये सब क्या करता है, अंदरूनी समस्या है और इससे निपटना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, अलगाववाद जो हो गया, राष्ट्रीय एकता हो गया, ये सब क्या करता है, बहुत ज़्यादा देश को नुकसान पहुंचता है। गृह युद्ध मतलब अपने देश के अंदर ही युद्ध हो जाता है। सांप्रदायिकता मतलब अगर किसी जात को लेकर, किसी भी समूह को लेकर अगर दंगे हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है, तो ये सांप्रदायिकता आएगा। जैसे हिंदू मुस्लिम को ले लो ऐसे, या फिर आंदोलन, नक्सलवाद, ये सब क्या करता है, देश को अंदरूनी समस्या को बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। तो ये इसमें आता है। अब हम चौथी रणनीति की बात करें कि सामाजिक आर्थिक विकास, मतलब क्या, अगर हम विकसित रहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं को रोक सकते हैं। तो किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक रूप से कमजोर होने से दूसरों पर निर्भरता का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम कमज़ोर रहेंगे ना, तो हमें क्या होगा, हम किसी पर डिपेंड हो जाएंगे, किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि डिपेंड नहीं होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मतलब क्या करना है कि हमें खुद पर ही निर्भर रहना है, और क्या करना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, जिससे क्या हो, कोई भी हमसे पंगा लेने से डरे। और निर्भर होने से गुलाम होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम निर्भर हो जाएंगे किसी पे, मान लो हम अगर चीन के पास चले गए, हम उस पर डिपेंड हो गए, तो क्या होगा कि चीन हमें अपना उपनिवेश की तरह चलाने लगेगा, वो हमें कहीं ना कहीं अपना गुलाम बना लेगा और हमें यूज़ करने लगेगा। तो ये, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना आर्थिक विकास करना होगा, गरीबी से जनता को निजात दिलाया जाए। और इसके लिए क्या है, आर्थिक विकास मतलब क्या होता है, पैसे के क्षेत्र से विकास। तो ऐसे में जब पैसा का विकास होगा, तो इसमें क्या होगा, गरीबी
से जनता क्या होगी, निजात पालेगी, मतलब गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी और रोजगार की स्थिति बढ़ेगी। और ये सब होगा, मतलब ये देखो सब आपस में रिलेटेड है, और इसमें से कुछ भी एक नहीं होगा तो हम अपना आर्थिक सामाजिक विकास कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें रोजगार का अवसर देना चाहिए, गरीबी को हटाना चाहिए, अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब हमने रणनीति के बारे में पढ़ी और ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप नए थे हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ घर पे रह के अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना वायरस से बाहर तो जाना नहीं है और घर पे रह के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पढ़ाई करो अच्छे से। चलिए बाय बाय।